हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है, जब देश आजाद हो गया था तो देश के आजाद होने के बाद हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्या जो देश को एकजुट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था वो था देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। जो देसी रियासत थे, जो रजवाड़े थे, उनका भारतीय संघ में यानी पूरे जो भारत है उसके अंदर उनका विलय किस प्रकार से हो, उनका मर्जर किस प्रकार से हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक तरीके से अगर आप देखते हैं जो आज हमारा भारत देश है वो भारत देश वो नहीं होता अगर जो रियासतों का भारतीय संघ में विलय न कराया जाता। क्योंकि जब अंग्रेज जब यहां से गए थे तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि भाई जो देसी रियासत है उनके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते, आइदर वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते, या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकती है, वो आजाद देश भी बन सकती है। तो उनके पास ये तीनों ऑप्शन थे। तो अगर स्वतंत्र देश बनती तो हमारा जो भारतीय संघ है, जो आज हमारा भारतवर्ष है, वो नहीं रहता, या फिर पाकिस्तान में चल देती, पाकिस्तान में शामिल हो जाती तो भी हमारा भारत देश आज वैसा नहीं रहता। जैसे जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो पंजाब का बंटवारा किया था और उसके बाद पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब बना, या कि जो बंगाल का बंटवारा किया था तो उसमें दोनों का विभाजन हुआ, तो एक बना था ईस्ट पाकिस्तान, एक बना वेस्ट पाकिस्तान। तो दोनों को जोड़ने के लिए उन्हें बीच से गलियारा चाहिए, दोनों को जोड़ने के लिए बीच से उन्हें कॉरिडोर चाहिए जो बिल्कुल भारत देश के बीचों बीच होकर निकलता है। तो इस चीज को प्रस्ताव को पास नहीं किया गया था। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास नहीं होता, लेकिन इसके अलावा अगर देसी रियासतों का भारत संघ में विलय ना होता तो इसके हमारे जो देश थी उसके ऊपर क्या कंडीशन होती। हमारा देश आज वो देश नहीं होता जो आज हम देख रहे हैं। क्योंकि रियासतों की संख्या उस समय अच्छी खासी थी, यानी कई कई अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, कोई इतिहासकार बोल रहे हैं कि जो रियासतों की संख्या 521 थी, 521, कोई इतिहासकार का कहना है कि रियासतों की संख्या 564 थी। यानी रियासतों की संख्या में भी अंतर है। और अगर रियासतें भारत में नहीं मिलती तो एक तरीके से भारत के 500 टुकड़े होने, क्योंकि अंग्रेजों ने इस प्रकार से व्यवस्था करके गए थे। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और लॉर्ड माउंटबेटन के रोल के बारे में ज्यादा डिस्कस किया नहीं जाता। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में अधिकांश लोग यही जानते हैं कि वो भारत के अंतिम वायसराय थे, जो ब्रिटिश भारत था उसके, और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा उनके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया होती नहीं है और इनके बारे में ज्यादा कुछ बोला भी नहीं गया है। लेकिन जो देसी रियासतों का विलय करवाने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी अगर देखा जाए तो इनके सभी कार्यों में से ये सबसे ज्यादा जरूरी काम था और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया था और सबसे महत्वपूर्ण काम था इनका, देसी रियासतों का विलय। और अगर लॉर्ड माउंटबेटन के अलावा वीपी मेनन को भी भूलना एक तरीके से बेवकूफी होगी, क्योंकि वीपी मेनन ही वो एक तंत्र थे जिन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे रियासतों का विलय करवाया था, पूरे रियासतों का मर्ज कराया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय देसी रियासतें बहुत सारी थी हमारे देश में। अगर देसी रियासतें जो थी, जो मेन समस्या की थी कि भाई उन्हें भारतीय संघ में नहीं मिलना है या कि उन्हें पाकिस्तान में जाकर मिल जाना है, उनमें देखा जाए तो सबसे पहले तो त्रावणकोर थी। त्रावणकोर जिसे आज हम केरला के नाम से जानते हैं, केरला स्टेट के नाम से जानते हैं। त्रावणकोर में आज का तमिलनाडु भी कुछ था और साथ में कुछ कर्नाटका का हिस्सा था और कुछ केरल का हिस्सा, ये तीनों मिलाकर त्रावणकोर बने थे। तो त्रावणकोर का ये कहना था कि वो एक आजाद देश बनेंगे, ना उन्हें भारत में मिलना है ना ही उन्हें पाकिस्तान में मिलना है। हालांकि वो दोनों के साथ अपने संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी के साथ भी नहीं मिलना चाहते, त्रावणकोर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जूनागढ़ भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जूनागढ़। इसके अलावा हैदराबाद के बारे में भी डिस्कस करेंगे, भोपाल के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर, जिसका जो सॉल्यूशन है अभी तक नहीं मिल पाया है हमें, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से जो ये रियासतों की समस्या थी ये बहुत लंबी थी और इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसको लेकर हमारी लंबी डिस्कशन हो सकती, करीब 5, 6, 7 वीडियोस को डिस्कस कर सकते हैं, तो हम उतना करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जाने, लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे व्यक्ति थे, अगर उनका देखा जाए तो इतिहास उन्हें
इतिहास उनका मूल्यांकन, यानी इतिहास उनका मूल्यांकन किस रूप में करेगा, इसको लेकर दुनिया में उनसे ज्यादा कोई चिंतित व्यक्ति नहीं था। जो भारत के वायसराय थे, या कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनसे ज्यादा चिंतित दुनिया में कोई दूसरा नहीं रहा हो कि इतिहास उनका मूल्यांकन किस रूप में करेगा, कि जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी पर्सनालिटी थी, वो एक अच्छे इंसान थे कि वो बुरे इंसान थे, उन्होंने जो काम किए वो अच्छे किए या कि बुरे किए। इसको लेकर जितने लॉर्ड माउंटबेटन चिंतित थे उतना शायद ही दुनिया में कोई दूसरा चिंतित रहा होगा। तो उनकी पर्सनालिटी कुछ इस प्रकार की थी। एक वरिष्ठ पत्रकार था, एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि लॉर्ड माउंटबेटन खुद के ही जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करते हैं। यानी चूंकि वो इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जनता के साथ उनका संपर्क इतना रहता है कि लगता है कि वो खुद के ही जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करते हैं। और एक दूसरे जो उनके अधीनस्थ एक अधिकारी था, जो उनके अधीनस्थ यानी उनके कंट्रोल में काम करता था, उनके अंडर काम करता था, उसका कहना था, वो अपने टिप्पणी में और बेबाक निकला और वो टिप्पणी करते हुए कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ही दुनिया में एक जीवित आत्ममुग्ध व्यक्ति है। लॉर्ड माउंटबेटन ही दुनिया में एकमात्र जीवित आत्ममुग्ध व्यक्ति है। यह कहना था उनके एक अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारी का कहना था। लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन जब भी तस्वीर खिंचवाते थे तो तस्वीर खिंचवाते समय वो अपने फोटोग्राफर को निर्देश देते थे कि उनकी फोटो दृष्टि रेखा से 6 इंच ऊपर से खींची जाए। जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा से 6 इंच ऊपर से खींची जाए, उनका फोटोग्राफर को निर्देश देते थे, डायरेक्शन देते थे। क्योंकि उनके एक मित्र थे जो एक्टर भी थे, गैरी ग्रांट का कहना था कि अगर इस तरीके से अगर आप तस्वीर खिंचवाते हो, इस तरीके से अगर आप अपनी फोटो लेते हो तो आपके जो चेहरे की झुर्रियां हैं वो नहीं दिखती, तो इसलिए वो इस प्रकार की फोटो खिंचवाते थे। जो लॉर्ड माउंटगमरी थे, उन्होंने जो भारत का दौरा किया, लॉर्ड माउंटगमरी ने भारत का दौरा किया, तो प्रेस वाले चाहे कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन के साथ लॉर्ड माउंटगमरी का भी तस्वीर ले लिया जाए। दोनों के साथ में प्रेस वालों ने चाहा, तो दोनों की जब साथ में तस्वीर ली गई तो लॉर्ड माउंटबेटन ये देखकर दुखी हो गए कि लॉर्ड माउंटगमरी के जो कंधे पर उनसे ज्यादा मेडल चमक रहे थे। तो एक तरीके से उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था। वहीं अगर बात की जाए तो इनसे पूर्ववर्ती वायसराय थे, यानी भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन से पहले के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल के बारे में बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन के बिल्कुल विपरीत इनका, बिल्कुल अलग इनकी पर्सनालिटी थी, इनका व्यक्तित्व था। लॉर्ड वेवेल के अधीनस्थ यानी लॉर्ड वेवेल के अधीन यानी उनके जो कंट्रोल में या कि अंडर में उनके काम करने वाले एक नौकरशाह ने कहा, या कि नौकरशाह के मुताबिक उन्हें कहा कि लॉर्ड वेवेल के जो व्यक्तित्व की खूबसूरती है, जो उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती है और उनके पद की अहमियत जैसी चीजें उन्हें छू भी नहीं पाई थी। कि भाई व्यक्तित्व की खूबसूरती की वो उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, वो इतना लोगों के बारे में सोचते हैं, या कि उनके पद की अहमियत, क्योंकि भाई वायसराय का पद क्या होता है, बहुत बड़ा पद होता है, तो वायसराय के पद की जो अहमियत थी, ये सारी चीजें उन्हें छू भी नहीं पाई थी, इतने ज्यादा वो इन सारी चीजों से दूर थे। या कि ऐसा कहा जा सकता है कि लॉर्ड वेवेल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि इतिहास उनका किस रूप में मूल्यांकन करता है। कि जहां लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्हें बहुत ज्यादा चिंता थी कि भाई इतिहास उनका किस रूप में मूल्यांकन करता है, वहीं लॉर्ड वेवेल थे जिनका इतिहास किस रूप में मूल्यांकन करता है उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। तो वो कुछ इस प्रकार के व्यक्तित्व थे। हालांकि इसके बावजूद अगर उन्हें देखा जाए तो लॉर्ड वेवेल ही वो इंसान थे जिन्होंने भारत से अंग्रेजी राज के खात्मे की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण काम किया था। यानी अगर भारत से अंग्रेजी राज की खात्मा हुआ है, अंग्रेजी साम्राज्य जो है, ब्रिटिश साम्राज्य अगर पूरी तरह से खत्म हुआ है, तो उसकी शुरुआत का सबसे अधिक श्रेय लॉर्ड वेवेल को ही जाता है। हालांकि वो भारतीय राजनीतिक वर्ग था, या कि जो भारत के जो पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उसके प्रति वो ज्यादा निश्चिंत नहीं थे, यानी ज्यादा उनके प्रति उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनसे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जो भारतीय राजनीतिक वर्ग है, निश्चिंत ना होने के बावजूद मेलजोल बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद लॉर्ड वेवेल को भारतीय आकांक्षाओं के प्रति ज्यादा सहानुभूति प्राप्त थी। जो भारतीय आकांक्षाएं थी, जो भारतीय लोगों की जो सोच थी, उसके प्रति ज्यादा सहानुभूति प्राप्त थी लॉर्ड वेवेल को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए, उसके बाद लॉर्ड वेवेल ही वो इंसान थे
जिन्होंने क्या किया, भारतीय राजनीति, जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो भारत के लीडर थे, इंडियन लीडर थे, उनसे बातचीत की और समझौते किए। और उसके बाद अंग्रेजी राज के खात्मा या कि अंग्रेज भारत देश को छोड़कर कब जाएंगे, उसकी एक तय सीमा तैयार की कि आखिरकार जब भारत जो है, यानी जो अंग्रेज हैं, भारत छोड़कर कब जाएंगे, वो डेट तो क्लियर हो। तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे, उस डेट को उन्होंने क्लियर किया। लेकिन इसके बावजूद ये सारी चीजों का क्रियान्वयन करना या कि इन सब चीजों का इम्प्लीमेंट करना उनके जो तेज तर्रार उत्तराधिकारी थे, उनके बाद जो आने वाले दूसरे वाइसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके कंधे पर छोड़ दिया गया कि भाई अब इसके बाद आप इन सारी चीजों को करें। और लॉर्ड माउंटबेटन ने बिल्कुल ही नाटकीय हाव भाव के साथ दुनिया के नक्शे पर 2 नए मुल्क के जन्म का ऐलान किया। जो 2 नए मुल्क कौन थे, भारत और पाकिस्तान। तो ये लॉर्ड वेवेल के थोड़े व्यक्तित्व की बात थी कि लॉर्ड वेवेल की पर्सनालिटी क्या थी और लॉर्ड माउंटबेटन की पर्सनालिटी क्या थी, दोनों के बीच क्या डिफरेंस था। अब जब लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान से वापस गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने कार्यकाल की सबसे बेहतरीन तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की कि जो उनका टेन्योर था, जिस टाइम तक वो भारत में थे, जितना उन्होंने भारत में कार्य किया, तो उसकी एक बेहतरीन तस्वीर दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, अपनी जो कामयाबियां थी, जो उन्हें सक्सेस प्राप्त हुई थी कि भाई उन्होंने क्या किया, रियासतों का विलय करवा दिया या कि मध्यस्थता की, तो या कि जो मेडिएशन करवाया, तो इसकी एक बेहतरीन तस्वीर, यानी अपनी कामयाबियों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। लेकिन वहीं अपनी नाकामयाबियों को उन्होंने छुपाया। नाकामयाबी क्या थी कि भाई बंटवारे के बावजूद देश में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ, देश में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, कत्लेआम हुआ। और इस कत्लेआम को जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ये ना रोक पाए। चाहे पंजाब के कत्लेआम की बात कर लीजिए, चाहे फिर बंगाल के कत्लेआम की बात कर लीजिए, तो या कि फिर बिहार की बात कर लीजिए, तो इन कत्लेआमों को लॉर्ड माउंटबेटन रोकने में बिल्कुल असफल रहे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, अपनी कामयाबियों को तो बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया, लेकिन अपनी नाकामयाबियों को बहुत उन्होंने छुपाया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत सारी किताबें लिखी और जो लिखने वाले थे दूसरे लोग, उनको प्रभावित भी किया कि भाई ऐसे ऐसे आपको किताब लिखना है, यानी उनको प्रभावित भी किया। इन किताबों को पढ़कर ऐसे लगता है कि लॉर्ड माउंटबेटन एक बहुत ही समझदार मध्यस्थ थे, यानी बहुत ही ज्यादा समझदार एक मीडिएटर का काम उन्होंने किया था। अगर मध्यस्थता की बात की जाए, चाहे वह मध्यस्थता भारत या पाकिस्तान के बीच हो, इंडिया या पाकिस्तान के बीच हो, चाहे यह मध्यस्थता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हो, या फिर चाहे यह मध्यस्थता महात्मा गांधी या मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हो, या फिर यह मध्यस्थता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच हो, यानी इन सारे लोगों के बीच में जो मध्यस्थता की थी, इन सारे लोगों के बीच में जो इन्होंने मीडिएशन किया था, तो उनके बीच जो भी विवाद था उसको सुलझाने में लॉर्ड माउंटबेटन ने अहम रोल निभाया, ऐसा उनका कहना था। यानी कि सावधानी पूर्वक, बड़ी ही समझदारी से उन्होंने क्या किया, कामयाबियों पूर्वक जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनके बीच समझौता करवाया। कुछ इस प्रकार की कहानी उनकी थी कि ये जितने भी थे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और इनके बीच उन्होंने मध्यस्थता करवाई। अपने लिखी गई किताबों में उन्होंने इस प्रकार कहा। यहां तक कि अब मजे की बात तो यह है कि लोगों की जो राय है लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, और इन्हीं किताबों को पढ़कर हुई है लोगों की राय कि लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे व्यक्ति थे। और ताज्जुब की बात तो तब हो जाती है जब लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल न करते, अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहां पर भी शामिल न करते, अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी अनुशंसा ना की होती, लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी रिकमेंडेशन ना की होती, तो उसे वो वहां शामिल भी ना करते अपने मंत्रिमंडल में। तो एक तरीके से जो बिल्कुल तथ्यहीन बात है, जो बिल्कुल फैक्ट से रिलेट करती नहीं, और इसका कहीं कहीं तक दूर दूर तक साथ नहीं था, दूर दूर तक इसकी में कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन ताज्जुब की बात है जो लॉर्ड माउंटबेटन के जो प्रशंसक थे, उनकी जो कामयाबियों को उन्होंने बहुत छोटा करके दिखाया, या जो भारत और भारतीयों के प्रति उन्होंने जो काम किया था उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सही लिखा नहीं और बहुत समझा नहीं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर लॉर्ड माउंटबेटन ना होते तो भारतीय रियासतों को
भारत में मिलाना एक तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी या कि दूसरे कोई भी होते वो उन्हें नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी समझदारी और अपनी दूरदर्शिता से अच्छा काम किया, जिसके कारण भारतीय जितने भी रियासतें थी उनका भारतीय संघ में विलय हो सका, उनका मर्जर हो सका। अब जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भारत को पीछे छोड़कर जा रहे थे, बल्कि भारत का 500 टुकड़े में बटा हुआ था, 500 से ऊपर टुकड़ों में बटा हुआ था, और अभी दो नवजात मुल्क का जन्म हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन जिस नाटकीय भाव से पूरे रियासतों का भारत में विलय हुआ, इसका वीपी मेनन ने अपनी किताब में अच्छा खासा वर्णन किया है। इंटीग्रेटेड ऑफ इंडिया एंड द स्टेट एंड द इंडिया, ये बुक में उन्होंने अच्छा खासा इसके बारे में एक वर्णन किया है, और इसके अलावा किसी दूसरी बुक में इसके अलावा कोई वर्णन भी नहीं मिलता जो वीपी मेनन ने किया है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जो भारतीय रियासत थी, भारतीय रियासत की संख्या कितनी थी, इसको लेकर भी विवाद था। कई इतिहासकार कहते थे कि जो भारतीय रियासतों की संख्या 521 थी, तो कई इतिहासकारों का कहना था कि भारतीय रियासतों की संख्या 564 है। लेकिन इसमें तो क्लियर था कि जितने भी भारतीय रियासत है 500 से तो ऊपर ही थे, और उनका आकार और उनकी हैसियत में बहुत ज्यादा अंतर था। उनके आकार, चूंकि आकार में सब अलग अलग थे, और उनकी हैसियत में भी बहुत ज्यादा अंतर था। भारतीय रियासतों में चाहे आप देख लीजिए हैदराबाद या कि जम्मू कश्मीर, ये इतनी बड़ी बड़ी रियासत थी आकार के मामले में कि यूरोप की कोई भी कंट्री इनके बराबर हो सकती, यानी यूरोप की कंट्री के बराबर ये रियासतें थी, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। और वहीं छोटी छोटी रियासतें भी थी जिनमें से 2-3 दर्जन गांव थे उनके अंडर में आते थे। तो आकार और हैसियत में ये रियासतें बहुत ज्यादा अलग अलग थी। अगर भारतीय रियासतों की बात की जाए तो भारतीय रियासत क्या थी? भारतीय रियासत भारतीय राजनीति की लंबी प्रक्रिया का एक नतीजा थी। जो भारतीय राजनीति हुई थी उसकी एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा थी भारतीय राजनीति, जो ये भारतीय रियासत थे। इसके अलावा बात की जाए तो इनमें से बहुत सारे जो भारतीय रियासत थे उन्होंने मुस्लिम हमलावरों का लंबे समय से सामना किया था। लाइक 11वीं से 16वीं सदी तक, यानी 11th से 16th सेंचुरी तक मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत को एक तरीके से आक्रमण किया था और एक तरीके से रौंद डाला था। आप चाहे वो आक्रमणकारियों में चाहे दिल्ली सल्तनत को ले लीजिए, चाहे फिर आप लोधी वंश को ले लीजिए, चाहे फिर उसके बाद आप खिलजी वंश ले लीजिए, चाहे फिर मुगल एम्पायर ले लीजिए, 16वीं सदी तक अच्छा खासा ये मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था उत्तर भारत में। और फिर उसके बाद यूरोप की कंपनी आना शुरू हो गई थी 16th सेंचुरी के बाद, कि भाई पोर्तुगीज आई, डेन आई, फ्रांसिस आई, अंग्रेज आए, डेनिस आए, तो ये सब लोग बाद में आए। लेकिन इनसे पहले आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत को पूरी तरह से रौंद दिया था। लेकिन इन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों में से कुछ रियासत भी निकली थी, लाइक हैदराबाद का जन्म जो हुआ था 18वीं सेंचुरी में। जो उनका जो आसफ जाह वंश था, आसफ जाह वंश का जन्म हुआ था। ये मुगल साम्राज्य के करत के रूप में ही हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। और इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी रियासत थी जहां कभी भी मुस्लिम प्रभाव नहीं हुआ, यानी ये मुस्लिम प्रभुत्व के अंदर कभी भी नहीं आए। लाइक कूच बिहार की बात कर ली जाए, या आगे फिर हिमालय की तलहटी में बसे गढ़वाल, जो गढ़वाल रियासत थी उसकी बात कर ली जाए, जो कभी मुस्लिम प्रभाव में नहीं आई थी। तो ये रियासत बिल्कुल अलग अलग थी। तो ये जो हो गया हमारे एक तरीके से हमने रियासतों के बारे में कुछ डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम ये यहाँ की बात से और हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि रियासतों के बारे में और क्या क्या था। तो ये जो लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं देन लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।